सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस में प्राइम मिनिस्टर के कैसी रहे फॉरेन पॉलिसी रही थी। अब सबसे पहले फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में फॉरेन पॉलिसी कैसी थी हम लोग ये देखेंगे। तो जब इंडिया आज़ाद होता है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 को, तो इंडिया के पास दो रास्ते थे। अब नेहरू जी रहते हैं प्रधानमंत्री भारत के। अब उनके पास बेसिकली दो रास्ते थे, या तो वो इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए या तो उसे मिलिट्रली स्ट्रांग बनाए। तो मिलिट्री वाइज उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मिलिट्री वाइज अभी हम लोग स्ट्रांग नहीं बनाते हैं इंडिया को, अभी हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाते हैं। जब हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग इंडिया को बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी मिलिट्री, उसकी सोसाइटी सब धीरे धीरे स्ट्रांग होना चालू हो जाएगी। तो नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया तो उनकी सोसाइटी वैसी डेवलप नहीं कर पाई। और भी जो देश आज़ाद हुए इसी टाइम पीरियड पे, उन्होंने भी यही गलती की थी। फिर नेहरू जी यही गलती देखते हुए बोले कि हम इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। और नेहरू जी का जो फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में प्लांट सेटअप किए गए, इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, जिनकी वजह से आज इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। तो नेहरू जी का फोकस था अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस करते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो एक सर्कुलर इकोनॉमी चलना चालू हो जाएगी। फिर आइए आगे देखते हैं। नेहरू जी बेसिकली प्रायोरिटी देते थे किसको? ग्लोबल पीस को। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में हमेशा शांति समृद्धि बनी रहे। और वो किसके सपोर्टर थे? एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के। मतलब जहाँ जहाँ भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी या किसी भी कंट्री की कॉलोनी थी, वो उसके अगेंस्ट थे। तो नेहरू जी किसके सपोर्टर थे? एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के, कि जहाँ जहाँ कॉलोनियलिज्म के खिलाफ विद्रोह होगा वहाँ वहाँ नेहरू जी उनका साथ देते हैं। फिर आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इंडिया की प्रायोरिटी क्या थी फॉरेन पॉलिसी में? कि हमें सभी देशों के साथ इंटरैक्शन करना है। तभी नेहरू जी ने प्रपोज किया क्या? नैम। कि हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे। हम लोग किसी भी देश की किसी भी देश जैसे देश दो ध्रुवों में बट गए थे। एक हो गया था ईस्ट, एक हो गया था वेस्ट। ईस्ट में बेसिकली कम्युनिज्म जो जिसका हेड बना था यूएसएसआर, और वेस्ट में हम लोग देखते हैं कैपिटलिज्म जिसका हेड बना था यूएस। तो दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी, दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो गई थी। इंडिया बेसिकली इन दोनों आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट करता है। इंडिया हमेशा नॉन अलाइंड की पॉलिसी अपनाता है कि हम लोग इंटरेक्शन करेंगे सभी देशों के साथ। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। जब दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में, तो अब इन दोनों ध्रुवों के बीच में हमेशा टसल चलती रहती थी, जिसे हम लोग आगे कोल्ड वॉर पीरियड में देखेंगे। जब मैं आपको कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगा कोल्ड वॉर क्या होती है, तो बेसिकली यही कोल्ड वॉर का फेज था जब कोरिया, अगर मैप पे जाके देखोगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में यही लड़ाई थी। नॉर्थ कोरिया को बेसिकली सपोर्ट कर रहा था कौन? रशिया एंड चाइना। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएस। यूएस अपनी आइडियोलॉजी यहाँ फॉलो कराना चाह रहा था और रशिया अपनी आइडियोलॉजी यहाँ फॉलो कराना चाह रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो टसल चल रही थी, वो टसल बेसिकली फिर लड़ाई में कन्वर्ट होती है और ये मामला पहुंचता है यूएन में। अब इंडिया के लिए हिस्टोरिक स्टेप रहता है यहाँ पे कि इंडिया इसको चेयर करता है। इंडिया बेसिकली पीसफुल कंट्री था, इसी वजह से इंडिया को इसका चेयरपर्सन बनाया जाता है कि आपके चेयरमैनशिप में इन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो इशू है वो रिजॉल्व कराया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
नेहरू जी के टाइम पीरियड में बेसिकली चाइना क्या करता है, तिब्बत को क्लेम करता है, तिब्बत को क्लेम करता है और काफ़ी हम लोग लड़ाई देखते हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे इंडिया चाइना रिलेशन में, बॉर्डर डिस्प्यूट में। तो फिर 1954 में हम देखते हैं पंचशील एग्रीमेंट होता है। पंचशील एग्रीमेंट में नेहरू जी ये मान जाते हैं कि तिब्बत अब चाइना का ही पार्ट है। इंडिया कंसीडर कर लेता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। फिर पंचशील एग्रीमेंट में हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन सी बात की गई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसमें बेसिकली इन्हीं सारी बातों में यही बात कही गई कि जो भी हम लोग का मामला है हम लोग एकदम शांति से सुलझा लेंगे, कोई भी बाहरी देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम दोनों देश मतलब इंडिया और चाइना एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे। तो यही सारी बातें इसमें कही गई। फिर हम लोग देखते हैं 1959 में दलाई लामा बेसिकली तिब्बत से भाग के इंडिया आते हैं और इंडिया में वो रिफ्यूज उन्हें दिया जाता है, इंडिया में उन्हें शरण दी जाती है। फिर हम लोग देखते हैं 1962 में वॉर होती है बेसिकली चाइना और इंडिया की। इंडिया जीत जाता है, इंडिया हार जाता है और चाइना जीत जाता है। इंडिया की इसमें हार होती है। अब ये वॉर क्यों होती है ये हम लोग पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशन में काफ़ी डिटेल में, एंड बॉर्डर डिस्प्यूट जब हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल में। अभी मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली तिब्बत में रिवोल्ट होता है। तिब्बत में जब रिवोल्ट होता है तो चाइना सोचता है कि ये प्लानिंग कौन किया है, इंडिया किया है। तो इंडिया ये प्लानिंग किया है, तिब्बत में रिवोल्ट कराया और बेसिकली दलाई लामा को इंडिया ने क्यों शरण दी, दलाई लामा क्यों इंडिया भाग के गए। तो यही सब रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होती है 1962 में, और जिसमें चाइना जीत जाता है और इंडिया हार जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में क्या मेजर इवेंट्स हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। तो बेसिकली 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है जिसमें इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। दूसरी बात क्या हुई, ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता के लिए बेसिकली ताशकंद समझौता ताशकंद में होता है जिसमें जो कि यूएसएसआर लेड करता है, जो कि रशिया लेड करता है। और बेसिकली शास्त्री जी को इंडिया से बुलाया जाता है, आयुब जी को पाकिस्तान से बुलाया जाता है। इसमें बेसिकली क्या रिजल्ट निकलता है कि शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। अब ये जितनी चीज़ मैं आपको ऊपर पढ़ाया हूँ उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। आप लोग बुक से भी पढ़ना, काफ़ी डिटेल में जो दिया रहेगा वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आती हैं तो इंडिया में क्या बैकग्राउंड चल रहा था हम लोग पहले वो देखते हैं। इंडिया में एकदम फेमाइन फैला हुआ था और फूड का शॉर्टेज था इंडिया में। बेसिकली हम लोग के पास खाने को खाना नहीं था, हर तरफ भुखमरी फैली हुई थी। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो फॉरेक्स था, वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे था इनके टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें इनके टाइम पीरियड में बैकग्राउंड में चल रही थी। अब बेसिकली जो भी हम लोग को राइस हो गया या तो वीट हो गया, तो हम लोग को बेसिकली यूएसए पे डिपेंडेंट रहना था। हम लोग यूएसए से मांगते थे, फिर यूएसए हम लोग को ये फूड ग्रेन्स देता था। तो इंडिया को बेसिकली क्या बनना था, इंडिया को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना था, नहीं रहना था कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी के मामले में। फूड के मामले में हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग की मदद करता है यूएसए। इनके टाइम पीरियड में यूएसए हम लोग की मदद करता है कैसे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो सके। फिर हम लोग आगे देखते हैं इनका जो टाइम पीरियड था इसमें बेसिकली ये बहुत क्या आयरन लेडी इन्हें कहा जाता था। और ये बेसिकली क्या बोलती हैं कि कोई स्टेट इंडिया को इन्फीरियर न की नज़रों से ना देखे। इंडिया का जो डिप्लोमेसी में जो स्टैंड रहेगा वो इक्वल फुटिंग पे रहेगा, जैसे पूरी दुनिया को इंडिया को कोई ये नहीं बता पाएगा कि इंडिया को क्या करना है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या नहीं करना है।
तो इंडिया हमेशा इक्वल फुटिंग पे रहेगा, वो सभी देशों के साथ अपने रिलेशन मजबूत करेगा। तो इनका ये मानना था। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली ये जो रहती हैं, ये यूएस को जब भी नैम की फोरम होती थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जब भी फोरम्स होती थी, मीटिंग होती थी, ये यूएस को हमेशा क्रिटिसाइज करती थी। किस इशू को लेके? वियतनाम इशू को लेके। वियतनाम की जो जंग हो रही थी उसमें यूएस को हार का सामना करना पड़ा था। तो डिफरेंट डिफरेंट जो नैम की फोरम्स होती थी, ये इशू वहाँ रेस करती थी कि यूएस को वियतनाम में हारना पड़ा। यूएस हर जगह अपनी दादागिरी नहीं बना के चल सकता है। अब ये ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि जब ये यूएस जाती हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट से ये मिलने की कोशिश करती हैं, तो इन्हें 45 मिनट 45 मिनट तक किसी देश के राज्य प्रमुख को इंतज़ार कराया जाता है और बोल दिया जाता है कि अभी प्रेसिडेंट बिज़ी हैं। फिर ये इंडिया वापस लौट आती हैं। तो ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश की गई। तो यही रीज़न था कि इंडिया यूएस के बीच में जो रिलेशन के बीच में तनाव हमें देखने को मिलता है इनके टाइम पीरियड पे। भले ही यूएस ने इंडिया की फूड ग्रेन देने में मदद की हो। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जो बांग्लादेश का इशू हुआ था, जो आपका बांग्लादेश, आज आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हो, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा था? परसिक्यूशन हो रहा था। परसिक्यूशन किनका हो रहा था? जो बंगाली बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा था? अब आइए हम लोग देखते हैं। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर बेसिकली उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करने के पीछे पड़ा हुआ था। और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली लैंग्वेज बोलती थी, बंगाली लैंग्वेज बोलती थी मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो उर्दू उनके ऊपर थोपी जा रही थी, जिसे लेकर बंगाली जो पॉपुलेशन थी वो नाराज़ थी कि हम ये उर्दू लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट हुआ ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ, इसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। फिर हम लोग देखते हैं कैसे पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। और जब देश इकट्ठा होता है तो जो बेसिकली आपका वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, वो लोगों को मरवाना चालू करता है। बांग्लादेश में लार्ज नंबर ऑफ परसिक्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं बंगाल की पूरी जनता एक हो जाती है किसके खिलाफ? वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। फिर हम लोग देखते हैं कि बंगाल में इलेक्शन कराए जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट में बेसिकली जीत के आते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि मूवमेंट को लीड कर रहे थे, और वेस्ट में जीत के आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब यहाँ हमें बेसिकली शिफ्ट देखने को मिलता है कि जो जुल्फ़िकार था वो उसने बोला कि जो ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं वो अनफेयर हुए हैं, अनफेयर हुए हैं, तो उसे वो नल एंड वाइट करके कैंसिल कर देता है। और वो चाहता था कि उसका कोई पपेट वहाँ बैठ जाए। तो यही सब परसिक्यूशन को देखते हुए वहाँ लड़ाई झगड़ा एकदम लार्ज लेवल पे वॉयलेंस हमें देखने को मिलता है। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करा लिया जाता है। लोगों के बीच जो गुस्सा था वो और उबल के बाहर निकलता है। फिर यहाँ पाकिस्तान एक गलती करता है। पाकिस्तान बेसिकली एयर स्ट्राइक करता है 1971 में इंडियन एयर फोर्स के बेस पे। अब इंडिया को मौका मिलता है कि वो इसका जवाब दे। अब इसके रिटेलिएशन में वो बंगाल में उतरता है, जो आज के ज़माने में बंगाल और पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, उतरता है और मुंह तोड़ जवाब देता है पाकिस्तानियों को। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ जंग लड़ी जाती है, जिसमें इंडिया जीतता है और 92,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें बंदी बनाता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लेता है। अब जो पाकिस्तान रहता है वो घबरा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं 1972 में पाकिस्तान को झुकना पड़ता है और शिमला समिट बुलाई जाती है 1972 जून को, जिसमें भुट्टो अर्ज करती हैं कि हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, 92,000 सैनिक हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। फिर इंडिया उन्हें छोड़ देता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ देता है। फिर हमें इनके ये कार्यकाल में एक मेजर इवेंट देखने को मिलता है। 1974 में इंडिया टेस्ट करता है अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन
और इंडिया बेसिकली बन जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये भी एक मेजर ब्लो था इनके टाइम पीरियड में, क्योंकि वेस्ट नहीं चाह रहा था इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आए, इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए। लेकिन वेस्ट के न चाहते हुए भी इंडिया इतना कैपेबल बना और बॉम्ब बना लिया। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि बुद्धा पीस का प्रतीक थे। और इंडिया वेपन क्यों बनाया था, क्योंकि उसने 1962 और 65 की वॉर देख ली। 1962 चाइना के साथ हमारी वॉर हुई और पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई। अब ये दोनों मुल्क हमारे पड़ोसी हैं। अब इनसे बचने के लिए इंडिया के लिए ये ज़रूरी था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होना ही होना चाहिए। तो हम लोग ब्रॉडली देखते हैं इनके टाइम पीरियड में ये सारे मेजर इवेंट हुए। इन्होंने इंडिया को एक ब्रांड बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। इन्हें आयरन लेडी कहा गया। तो अब आइए हम लोग देखते हैं राजीव गांधी का टाइम पीरियड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। तो जो राजीव गांधी के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिला कि इनकी बेसिकली आइडियलिज्म और रियलिज्म का हमें मिक्स देखने को मिलता है इनकी फॉरेन पॉलिसी में। ये विज़िट करते हैं यूएसए 1985 में, जहाँ पे ये बेसिकली फोकस करते हैं कि कैसे हमारे इंडिया और यूएसए के रिलेशन को और कैसे सुधारा जाए। और ये बताते हैं कि 1974 का टेस्ट हमने क्यों किया, क्योंकि हमें खतरा था किससे, पाकिस्तान से, हमें खतरा था चाइना से, इसी वजह से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिर ये बोलते हैं कि जो हमारे रिलेशन हैं नेबर्स से, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वो कैसे होने चाहिए। वो बताते हैं कि हमें सबके साथ अच्छे रिलेशन रखना है। वो बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट होता है कि हम और आप एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मतलब जो साइट्स रहेंगी जहाँ न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, यहाँ जहाँ स्टोर किए जाते हैं, वहाँ पे हम दोनों लोग अटैक नहीं करेंगे। और राजीव गांधी बेसिकली फोकस करते हैं किस पे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे। और उसके साथ साथ वो फोकस करते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वो एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे थे डिसआर्मामेंट को, कि हमारे हमको न्यूक्लियर वेपन कम से कम रखना है, हमको बेसिकली हम शांति प्रिय देश हैं। और दूसरी ही तरफ वो सपोर्टर थे किसके, सिक्योरिटी के, कि इंडिया को इसके साथ साथ सिक्योर भी रहना है, इंडिया को इतना कैपेबल बनना है कि कल को अगर कोई देश उसके ऊपर हमला करता है तो वो जवाबी कार्रवाई कर सके। तो इसी वजह से उन्होंने खुली छूट दी अपने साइंटिस्ट को कि वो जैसा चाहें, जब चाहें, जो चाहें, वो वो वेपन बना सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं श्रीलंका में क्या इशू हुआ। श्रीलंका में बेसिकली जाफना रीजन था, जहाँ तमिलियंस जो थे, जो इंडियन तमिलियंस थे, जाफना रीजन श्रीलंका में, उनका परसिक्यूशन किया जा रहा था, उनको मास लेवल पे सताया मारा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तो बेसिकली इंडिया क्या करता है कि वहाँ एयर ड्रॉप करता है, यहाँ पर ना हवाई जो हेलीकॉप्टर रहता है वहाँ से कुछ एसेंशियल आइटम्स खाने पीने के वहाँ गिराता है, जो कि श्रीलंका बोलता है कि हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ आप किए हो ये काम, कि आप इंटरनल मैटर जो श्रीलंका में चल रहा है उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फिर 1987 में हम लोग देखते हैं राजीव गांधी और जे जयवर्धने जो श्रीलंका के हेड रहते हैं, उनके बीच में अकॉर्ड होता है, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। अब इस इंडो श्रीलंका अकॉर्ड में क्या बोला गया था कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस रहेंगी वो बेसिकली सरेंडर करवाएंगे, जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम का जो हेड है उसे सरेंडर कराएंगे और इंश्योर करेंगे पीस पूरे श्रीलंकन रीजन में। अब श्रीलंका में रिजीम चेंज होती है, श्रीलंका में नए हेड आते हैं जो कि इसके खिलाफ रहते हैं और बेसिकली बोलते हैं कि आप इंडियन ट्रूप्स जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो श्रीलंका छोड़ दें। फिर हम लोग बाद में देखते हैं जो एलटीटी का हेड रहता है वो कामयाब होता है राजीव गांधी का असैसिनेशन कराने में। फिर आगे हम लोग देखते हैं बेसिकली ये 1989 में चाइना की विजिट पे जाते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि जो हम दोनों के बीच में बॉर्डर का इशू है वो हमारे बायलैटरल टाइज में हिंडर नहीं करना चाहिए, वो जो मतभेद नहीं बनना चाहिए। जो भी हम लोग के बॉर्डर इश्यूज रहेंगे वो हम लोग एक अलग फोरम पे डिस्कस करेंगे, और जो हम लोग के बाकी बायलैटरल ट्रेड हैं वो हम लोग
अलग फ़ोरम पे उसको डिस्कस किया करेंगे। तो राजीव गांधी तक मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।